ये प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लगातार आपसे जुड़ करके प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं और मैंने गत दिवस मनु और कौटिल्य पर कुछ प्रश्न मैंने सॉल्व करवाए थे। आज मैं उसी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। चलिए सारे लोग फटाफट जुड़ते जाइए, तुरंत सारे लोग तत्काल जुड़िए और प्रिय विद्यार्थियों सेशन को जरूर आप शेयर कर दीजिए और लाइक की बटन दबाने में कोई कंजूसी मत करिए, नहीं तो रात्रि के समय में जबकि सारे लोग आराम करते रहते हैं उस दौर में आकर के भी मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेशन करवाता रहता हूं। तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है उस पर आपको विचार करने की जरूरत है। क्या सिचुएशन आती रहती है, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम लोग बिल्कुल आधार बनाते हुए चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कल हम लोगों ने अपने क्वेश्चन सेशन को बिल्कुल कंटिन्यू किया था और आपने देखा था उस समय लगभग 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? लगभग 35 क्वेश्चन। याद रखना 35 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, 35 क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद 35 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज मैं बिल्कुल 36वें क्वेश्चन को लेकर के आपके सम्मुख हूं। चलिए सारे लोग फटाफट आंसर करिए, क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल 36 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, तुरंत आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है। बिल्कुल सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए तुरंत विदाउट एनी हेजिटेशन फटाफट आंसर करते चलिए, क्या हो सकता है। चलिए, कहता है किस भारतीय विद्वान, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, सीधे कहता है किस भारतीय विद्वान के विचारों के राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का संकेत मिलता है। कौन सा वह विचारक हो सकता है? चलिए सारे लोग बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। सीधे क्वेश्चन नंबर 36 में हम आ चुके हैं। कहता है मनु है, जयदेव है, विश्वामित्र है, टैगोर है। चलिए सारे लोग आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिए तुरंत। बिल्कुल जबरदस्त सेशन, एक शानदार सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए चलिए हम उसको देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा, सारे लोग आंसर दे रहे हैं 36 में कि सर वह मनु है। इस पर आपको विचार करना है, मतलब वह मनु है, ध्यान रखना वह मनु है जिस पर आपको विचार करना है। और मनु ही है जिसने भारतीय राजनीतिक चिंतन में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है महात्मा गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक कौन से हैं? 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक कौन से हैं, उस पर हमको विचार करना है। चलिए बताइए फटाफट क्या कॉन्सेप्ट होगा। अहिंसा, सत्य, विनय, दया, तप। अहिंसा, सत्य, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, करुणा, शील, भक्ति और कर्म। सत्य, धर्म, अर्थ, कर्म और तप। चलिए 37 में बताइएगा कौन सा क्वेश्चन होगा। सारे लोग बताइए कौन सा आंसर चलेगा इसमें। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे लोग आंसर कर रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि सर बिल्कुल वी आंसर होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बिल्कुल 37 में वी विकल्प को हमको देखना है, 37 में विकल्प बी को देखना है। बिल्कुल सारे लोग दिमाग में रखिएगा, 37 में विकल्प बी को हम देखेंगे, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को हम देख रहे हैं। कहता है हिंद स्वराज का रचयिता कौन सा है? बीडी सावरकर है, तिलक है, गांधी जी हैं, लाला लाजपत राय हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, आप कहते हो हिंद स्वराज का रचयिता है, कौन है? बीडी सावरकर, तिलक, गांधी जी, लाला लाजपत राय। 38 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखना है, फटाफट आंसर करिए प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल आंसर करते चले। क्या इसका आधार हो सकता है ना? बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, हिंद स्वराज का रचयिता आप देख रहे हो कोई और नहीं,
गांधी जी हैं। और उसके बाद इन्होंने 1909 में हिंद स्वराज को बिल्कुल रचित किया, सृजित किया, या आप कह सकते हैं उसको इन्होंने और उसमें तैयार किया है इस पुस्तक को। और उसके बाद इसमें उन्होंने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें आप कह सकते हो कि उन्होंने जो संसद है उसको बंध्या महिला, ब्रिटिश संसद को बंध्या महिला, और ब्रिटिश की कैबिनेटी सरकार को उन्होंने वैश्या की परिकल्पना की है, वैश्या का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश, इसी हिंद स्वराज में ही उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्रिटिश की जो संसद है वह बंध्या महिला है, दिमाग में रखिए, बंध्या महिला है। और जो वहां की सरकार है, ब्रिटिश की जो सरकार है, उसको उन्होंने वैश्या नाम दिया था। ये चीजों पर आपको गौर करना है। बिल्कुल 38 में आप सभी लोगों ने भरा है, गांधी जी को 39 क्वेश्चन आ गया। कहता है कौटिल्य समर्थक था जनतंत्र का, निरंकुश तानाशाही का, सी कल्याणकारी राज्य का, डी समाजवादी राज्य का। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त सेशन की तरफ लेके चलते हुए आप कहते हो कि जनतंत्र का, निरंकुश तानाशाही शासन का, ठीक 39 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखना है। आप सीधे कॉन्सेप्ट बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी लोग बता रहे हैं सर सी आंसर है, क्योंकि वह कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना किया है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गांधी जी प्रभावित थे। ऑन टू द लॉस्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, पॉलिटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में सारे लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं ऑन टू द लॉस्ट, जिसको गांधी जी आगे चल करके सर्वोदय के नाम से इसको अनुवादित किया था उन्होंने, सर्वोदय। और इसी के आधार पर उन्होंने सबके हित की परिकल्पना की है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में एक चीज दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों, कि जो अभी हम 40 नंबर के क्वेश्चन में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था, एक शब्द होता है उपयोगितावाद, एक शब्द होता है सर्वोदय विचारधारा, ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो उपयोगितावाद है वह सबके कल्याण की बात नहीं करता, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात करता है। लेकिन जो सर्वोदयी विचारधारा है वो सबके कल्याण की बात करता है, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, सबके कल्याण की बात तो करता है। तो कहते हैं प्राचीन भारत में राज्य के कितने अंग हैं। आप बिल्कुल डी आंसर भर भी रहे हैं, और डी आंसर सही भी है, क्योंकि प्राचीन भारत में चाहे मनु को ले लें चाहे कौटिल्य को ले लें, दोनों ने सप्तांग राज्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, सप्तांग राज्य सिद्धांत को परिकल्पित किया है दोनों ने। ठीक, तो बिल्कुल डी विकल्प आपको भरना है। ठीक, चलिए 42 में हम आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है। श्रम की प्रतिष्ठा, अपरिग्रह, नैतिक व्यक्तिवाद, राजनीतिक शक्ति। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ठीक, राजनीतिक शक्ति। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्शन, एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है। श्रम की प्रतिष्ठा, अपरिग्रह, नैतिक व्यक्तिवाद, राजनीतिक शक्ति। 42 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। चलिए बताइए क्या हो सकता है गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है। बिल्कुल बताइए क्या होगा 42 नंबर क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी लोग बता रहे हैं 42 में, सभी लोग बता रहे हैं कि सर श्रम की प्रतिष्ठा गांधी जी से जुड़ा है, अपरिग्रह, नैतिक व्यक्तिवाद। ये जो राजनीतिक शक्ति है यह गांधीवादी अवधारणा नहीं है। जो पॉलिटिकल पावर है यह गांधीवादी अवधारणा बिल्कुल नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम आगे 43 के नंबर क्वेश्चन पर। आप देख रहे हो क्वेश्चन है गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। कहता है हिंद स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, भारत की खोज, गिरी प्रवचन। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बेसिक रूप में देखना है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप देखिए, कहता है हिंद स्वराज,
दूसरा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तीसरा भारत की खोज, चौथा गिरी प्रवचन। आप बताइए 43 में कौन सा आंसर होगा? बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि सर सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह गांधी जी की आत्मकथा है। प्रिय विद्यार्थियों, गांधी जी की आत्मकथा तत्कालीन परिवेश में एक महत्वपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। क्यों? यह टॉप ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि गांधी जी ने जितना फोकस अपने उजाले पक्ष पर किया है, अपने जीवन के उजाले पक्ष पर किया है, उतना ही फोकस अपने जीवन के अंधेरे पक्ष पर भी उन्होंने किया है। जीवन के उन पहलुओं को जिसको लोग उकेरते नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अच्छाई को प्रस्तुत करता है, बुराई को नहीं सामने लाता है, लेकिन गांधी जी वह महान विचारक हैं जिन्होंने अपने उस अंधेरे पक्ष को भी सामने लाया है जो उनके जीवन में घटित हो चुका है। ठीक है, जैसे वैश्यागमन हो जाना, मांस का प्रयोग करना, ये सारा जो उनका एक कल्चर पहले का कल्चर था, उसको भी गांधी जी ने चर्चा किया है। उतना ही फोकस किया जितना उजाले पक्ष पर किया है। तो इसलिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट में रखना है। अब हम आ गए 44 में। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद गांधीवाद के लिए असमान है? कहता है सामाजिक न्याय प्रबल, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, संपत्ति का समान वितरण, और उसके बाद साधन की पवित्रता। बिल्कुल 44 में आप आइए, कहता है साधन की पवित्रता। ठीक, साधन की पवित्रता। तो आप देख रहे हो निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद गांधीवाद के लिए असमान है? ठीक, चलिए बताइए क्या हो सकता है गांधीवाद के लिए असमान है? बिल्कुल सारे लोग आंसर करें। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर है। बिल्कुल 44 नंबर क्वेश्चन में, 44 में आप देख सारे लोग बता रहे हैं कि साधन की पवित्रता को लेकर के एक समाजवाद गांधीवाद से बिल्कुल डिफरेंस है, अलग है, पृथक है, दोनों की संकल्पना में बेहतर गैपिंग है। वह चीजें आप सामने देख रहे हैं। तो 44 में बिल्कुल डी विकल्प आपके सामने आ रहा है। ठीक, 45 नंबर के क्वेश्चन पर हम हैं। कहता है निम्न में से किस विचारक का समर्थन गांधी जी ने नहीं किया? कहता है अस्तेय, ट्रस्टीशिप, लघु उद्योग, राष्ट्रीयकरण। 45 नंबर क्वेश्चन में आइए। बिल्कुल 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है अस्तेय, ट्रस्टीशिप, लघु उद्योग, राष्ट्रीयकरण। चलिए किस विचारक का समर्थन गांधी जी ने, किस विचार का, विचारक नहीं, किस विचार का समर्थन गांधी जी ने नहीं किया? चलिए बताइएगा कौन सा कॉन्सेप्ट है 45 में? चलिए 45 में बताइए क्या हो सकता है? गांधी जी ने अस्तेय का भी समर्थन किया, ट्रस्टीशिप का भी समर्थन किया, लघु उद्योग का भी समर्थन किया। गांधी जी नेशनलाइजेशन के विरोधी थे। बिल्कुल यह चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक, तो बिल्कुल आपको डी भरना है। चलिए 45 में, हम 46 में कहता है निम्न में से की अवधारणा के लिए आवश्यक नहीं है आंतरिक शुद्धता, अनशन, परिग्रह, अध्यवसाय। बताइए गांधी जी के लिए, गांधी जी के लिए आवश्यक नहीं है। फटाफट आंसर करेंगे। आंतरिक शुद्धता, अनशन, परिग्रह, अध्यवसाय। चलिए 46 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बढ़िया सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत तेजी, जबरदस्त तरीके से। 46 में सारे लोग कह रहे हैं सर परिग्रह नहीं, गांधी जी अपरिग्रह को मानते हैं, अपरिग्रह को मानते हैं, और यहां परिग्रह लिखा हुआ है, इसलिए सभी सी से बिल्कुल सहमत नहीं। सी को लोगों ने उसमें आंसर किया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब चलिए हम लोग आगे 47 में। कहता है अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है 4, 7, 5 और 8। अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है, बताइएगा क्या हो सकता है? अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है, क्या आंसर हो सकता है? कितने क्षेत्र हैं, अध्ययन क्षेत्र कितने हैं? 47 में प्रिय विद्यार्थियों आपको देखना है 47 में
47 में, ठीक। अर्थशास्त्र, आप देखते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उन्होंने अध्ययन के उनके 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। आप देखिए पूरे टोटल कुल मिलाकर के अगर आप गहराई से देखेंगे तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके कुल 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है, जिसमें आप देखते हैं आनवीज की त्रयी वार्ता, तो ये जो अन्य सारे पक्ष हैं कुल मिलाकर के 4 बेसिक पक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 4 बेसिक पक्ष हैं, बिल्कुल सभी लोगों ने उसको कॉन्सेप्ट में लिया है। अब हम आ गए सीधे क्वेश्चन नंबर 48 में। कहता है कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग की परिकल्पना की है? फटाफट आंसर करिएगा, कितने प्रकार के दुर्ग की परिकल्पना की है? चलिए सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो सकता है? बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से सारे लोग बताएंगे क्या होगा। सभी लोग आंसर करें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग बता रहे हैं कि सर दुर्ग जो है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है कौटिल्य ने 48 के अंतर्गत, आप देखिए 4 प्रकार के दुर्ग की बात उन्होंने किया, 4 प्रकार के दुर्ग की बात उन्होंने किया है, ठीक। आप देखेंगे 4 प्रकार के दुर्ग में उन्होंने पार्वत दुर्ग को सबसे बढ़िया माना है, ठीक है। पार्वत दुर्ग को उन्होंने सबसे बढ़िया माना है। तो 4 प्रकार के दुर्ग हैं जिसकी आप विशेष विवेचना करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए 4 प्रकार के दुर्ग की चर्चा आपने किया है। चलिए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। 49 में कहता है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध का स्वरूप नहीं है। चलिए बताएंगे कौन सा हो सकता है? धर्म युद्ध, कूट युद्ध, गृह युद्ध, तोसड़ी युद्ध। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है? तुरंत बताएंगे, तुरंत बताइए क्या आंसर हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए बताइए क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। 49 नंबर पर, 49 नंबर में आप सारे लोग बता रहे हैं धर्म युद्ध भी उन्होंने कहा है, कोट युद्ध भी उन्होंने कहा है, कि तोसड़ी युद्ध भी उन्होंने कहा कि, लेकिन गृह युद्ध ऐसा है जिसकी चर्चा उनके यहां नहीं मिलती है। बिल्कुल गृह युद्ध की चर्चा उन्होंने नहीं किया। और उसके आगे अब हम लोग को चलना है 50 में, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 50 में। कहता है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में कौन नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में कौन नहीं आता? कार्यदूत, शासनाधर, निष्ठार्थ, परिमितार्थ, दूत की श्रेणी में कौन नहीं आते, उसको आपको देखना है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों बताइए क्या हो सकता है। सारे लोग बताएंगे 50 नंबर के क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सारे लोग क्वेश्चन नंबर 50 में बिल्कुल कह रहे हैं सर शासनागर, निष्ठार्थ, परमितार्थ ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो कार्य दूत है वह उसके अंतर्गत नहीं है। तो 50 में ए आंसर भरते हैं। और एक चीज ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों कि जो इन्होंने दुर्ग की परिकल्पना की है, जैसे पहला है पार्वत दुर्ग, दूसरा है धानमन दुर्ग, ठीक है, और तीसरा है जिसको आप देखते हैं बहुत ही जटिल स्वरूप में इन्होंने चित्रित किया है वन दुर्ग, और उसके बाद औदक दुर्ग। ठीक, 4 प्रकार के दुर्ग की विवेचना इन्होंने किया है। क्या है?
इन्होंने कहा था, जो 4 दुर्ग की चर्चा आ रही थी, इन्होंने कहा था कि पार्वत दुर्ग है, बन दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, औदक दुर्ग है, और जिसमें इन्होंने पार्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना था, सबसे सुरक्षित माना था। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन में पूछा है वह कौन सा दुर्ग है जो सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय माना जाता है, तो इन्होंने पार्वत दुर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। ध्यान रखना इस चीज को, पार्वत दुर्ग को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना। और अगर दूतों की श्रेणी में देखें तो शासनाघर निष्ठार्थ परमितार्थ बिल्कुल स्वीकार किया, कार्यदूत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। चलिए 51 में हम लोग आगे, कहता है कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? एक दैवी संस्था के रूप में, एक मातृ संस्था के रूप में, एक वर्गीय संस्था के रूप में, एक मानवीय संस्था के रूप में। चलिए कहते हैं कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? ठीक, कहता है एक दैवी संस्था, एक मातृ संस्था, एक वर्गीय संस्था, एक मानवीय संस्था के रूप में। चलिए सारे लोग आंसर करिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पर आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। 51 नंबर क्वेश्चन पर सभी लोग बता रहे हैं कि सर एक मानवीय संस्था है। क्यों मानवीय संस्था है? क्योंकि यह समझौते का परिणाम है, यह आपसी समझौते से डेवलप हुआ है। कहते हैं समझौते का परिणाम है, इसलिए यह एक मानवीय संस्था के रूप में है। इसको आपको ध्यान रखना। अब हम आगे 52 में, कहता है पड़ोसी राज्यों को जीत करके, ध्यान रखना, पड़ोसी राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? कहते हैं विजगीष, आक्रांदा सार, पार्श्वग्राह सार, वार्षग्राहम, आक्रांदा। ध्यान रखना, कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या नाम दिया है? आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे राजा जो अपने पड़ोसियों को बिल्कुल जीत करके अपनी सीमा में मिला लें, उन्हें विजगी स्वराज्य या विजगी स्वराजा की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही है, विजगी की संज्ञा दी जाती है। सही है, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 53 में, कौटिल्य के अनुसार मंडल में कितने राज्य होने चाहिए? 15, 18, 12, 5। 15, 18, 12, 5। ध्यान रखना, 15, 18, 12, 5। 53 नंबर क्वेश्चन में। चलिए आप सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सारे लोग बता रहे हैं कि सर कौटिल्य ने मंडल में कुल 12 राज्यों की श्रृंखला को स्वीकार किया है। 4 प्रमुख राज्य, कुल टोटल 12 राज्य। आगे चलकर जो प्रकृतियां हैं वो 72 प्रकृतियों की चर्चा आती है। ठीक, ध्यान रखना, तो 12 राज्यों की चर्चा इसमें आ रही है। चलिए सभी लोग भी आंसर भी कर चुके हैं। चलिए 54 में हम देख रहे हैं, कहता है मनु के अनुसार मंत्री परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए? आपको मैंने बताया था, मनु ने मंत्री परिषद को सचिवान नाम दिया है, विधायिका को परिषद नाम दिया है, और आपको पता होगा कि उन्होंने 7 से 8 मंत्री की परिकल्पना की थी। कितनी? 7 से 8 मंत्री की परिकल्पना उन्होंने की थी। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, 7 से 8, बिल्कुल 7 से 8 मंत्री की परिकल्पना उन्होंने की है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम लोग आगे 55 में, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है? कौटिल्य को भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है? आप कहते हैं शासन सरकार के वैज्ञानिक वर्गीकरण के कारण, राजनीति पर पुस्तक लिखने के कारण, मंडल सिद्धांत के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 55 नंबर पर क्या हो सकता है? बिल्कुल आंसर करिए प्रिय विद्यार्थियों। 55 पर आप देखेंगे कौटिल्य को भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है? फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल सारे लोग कह रहे हैं सर शासन सरकार का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, इसी के कारण हम लोग बिल्कुल कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में ए विकल्प आपने भरा है। चलिए अब हम आगे 56 में, कहता है कौन अस्थाई गुप्तचर नहीं है? तापस, परिव्राजक, कापटिक, वैदेहक। चलिए कौन नहीं है? तापस, पारिव्राजक, कापटिक, वैदेहक।
कौन अस्थाई गुप्तचर नहीं। बहुत बढ़िया प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने पूरी श्रृंखला तैयार करवाई थी और आपको पता होगा कि कौन इसके अंतर्गत आ रहे हैं। बिल्कुल शानदार आंसर आप सभी लोगों के द्वारा 56 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सभी लोग बता रहे हैं कि सर परिव्राजक यह भ्रमणशील होता है, अस्थाई गुप्तचर नहीं है। ध्यान रखना, जो परिव्राजक है यह भ्रमणशील होता है, एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्थान पर जाते हुए शासन की नीति रीति के संदर्भ में यह सूचना लेता रहता है। शासन की नीतियां कितनी प्रभावी हैं, ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से चल रही हैं, उन सारी की समीक्षा करने की जो अधिकार है या सूचना करने लेने का जो अधिकार है, जो काम है, भ्रमण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान रहते हुए, वह परिव्राजक है। ठीक, चलिए 56 में परिव्राजक हम लोगों ने पढ़ा है, वी सारे लोग आंसर कर चुके हैं। अब आता है 57 में, कहता है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, उस पर आपको विशेष गौर करना है, क्या हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक, चलिए सभी लोग आंसर करिए, क्या होगा फटाफट बताइएगा। क्या हो सकता है, और कॉन्सेप्ट दे रहा है कि गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है। सर्वोदय, न्यासधारिता, पंचायती राज, सत्य और अहिंसा। चलिए बताइए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। 57 नंबर में, 57 में सारे लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल सर्वोदय की विचारधारा है, वह गांधी जी के समाजवाद का विकल्प है। सर्वोदयी विचारधारा गांधी जी के समाजवाद का पूरी तरह से विकल्प है। अब आगे आइए, निम्न में से कौन सा गांधी जी के होम, चलिए तो आप देख रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन गांधी जी के होम रूल की दृष्टि का जिसका वर्णन हिंद स्वराज में किया गया है का भाग नहीं है, यह चर्चा आपको देखनी है 58 नंबर क्वेश्चन में। और आप तुरंत सारे लोग आंसर कर रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल तुरंत आंसर आपको करना है। सारे लोग बता रहे हैं कि सर गांधी जी संसदात्मक शासन के घोर विरोधी हैं, ब्रिटिश संसद का घोर विरोध किया, हिंद स्वराज में ब्रिटिश संसद को बंध्या महिला की उपमा दी, और उन्होंने कैबिनेटी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार को उन्होंने वैश्या की संज्ञा दी। तो मेरे कहने का मतलब है वो संसदीय शासन का घोर विरोध करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट उन्होंने नहीं किया है संसदीय शासन को। चलिए 59 में आप देखेंगे, कहता है गांधी जी ने निम्न में से किस पर बल दिया है। गांधी जी ने निम्न में से किस पर बल दिया है। राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का विकेंद्रीकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण, इनमें से कोई नहीं। किस पर विशेष बल दिया है गांधी जी ने, बिल्कुल बताइएगा। सारे लोग फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 में, 59 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पर तुरंत आंसर करिए, सारे लोग बताएंगे। और आप सभी लोगों ने बताया कि सर ए आंसर सही है, राजनीति का आध्यात्मिकीकरण बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों, एकदम कंफर्म। 60 नंबर के क्वेश्चन पर हम आगे, कहता है जो कहते हैं कि धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। जो कहते हैं कि धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। एक गांधी जी बी हास्य लिख दिया है, गलत है, इसको हम लोग हाप्स बनाते हैं, हाप्स सी ग्रेन डी मिल। जो कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। चलिए इस पर आप जब विचार करेंगे, और आप सारे लोगों के भी आंसर आ रहे हैं, सभी महात्मा गांधी को भर रहे हैं, बिल्कुल सही है, सारे लोग महात्मा गांधी को भर रहे हैं। अब हम आगे 61 नंबर क्वेश्चन में, कहता है निम्न में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबद्ध है। जनपद, मुक्ति, नगर और उनमें से कोई, उनमें से सभी। चलिए बताइए क्या होगी, सारे लोग बताएंगे भुक्ति। ठीक, चलिए बताइएगा सारे लोग क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, फटाफट बताएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में, 61 नंबर क्वेश्चन में आप सब लोग बता रहे हैं
कि कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासन से संबद्ध है? आपको पता होना चाहिए जनपद। बिल्कुल सही है, सारे लोग बता रहे हैं जनपद, भुक्ति, नगर, इनमें से कोई नहीं, तो जनपद को आपको भरना है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, जनपद क्या है? प्रशासनिक इकाई है, सॉरी जनपद है वह इकाई जो भारतीय क्षेत्र में राज्य के प्रशासन से संबद्ध है। बिल्कुल जनपद को आपको भरना है। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए 62 नंबर के क्वेश्चन में। कहता है आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में कृषि कर संस्तुति किया है। आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में कृषि कर को संस्तुति किया है। उपज का 5वां, उपज का 6वां, उपज का 7वां, उपज का 8वां भाग। 62 नंबर क्वेश्चन में सारे लोग हल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। 62 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। बहुत अच्छे। 62 नंबर के क्वेश्चन में चलिए बताइए क्या हो सकता है? सारे लोग बता रहे हैं कि उपज का 6वां भाग होगा। बिल्कुल सही है। चलिए 63 में हम आ गए। मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किसकी संज्ञा दी है? दंड, दंड नीति, नीति विज्ञान, राजधर्म। ठीक। आप अगर गहराई से देखिए तो मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों को क्या नाम दिया है, उसकी परिकल्पना आपको देखनी है। सारे लोग आंसर करिए। 63 नंबर में आप पहुंचे हैं। सभी लोग बता रहे हैं 63 नंबर में मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को किस नाम से संज्ञा दी है? 63 में बताएंगे क्या हो सकता है? राज्य संचालन के नियमों की संहिता को किस नाम से संज्ञा दी है मनु ने? कहते हैं दंड है, दंड नीति है, ठीक है, नीति विज्ञान है, राजधर्म है। 63 सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल 63 में हम लोग देख रहे हैं सारे लोग बता रहे हैं। बहुत अच्छे। सभी लोग बता रहे हैं कि सर उसने जो मनु है, मनु ने जो राज्य के संचालन के नियम बताए हैं, राज्य संचालन के नियम जो बताए हैं उसको उन्होंने राजधर्म के रूप में परिभाषित किया है। राजधर्म के रूप में परिभाषित किया है। ध्यान रखना, राजधर्म के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। इसको आपको दिमाग में रखना है। राजधर्म के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और राजधर्म को आपको ट्रिक लगाना होगा इसमें। कहते हैं कि अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों को राजधर्म के रूप में परिभाषित किया है। हाँ, ग्रंथ को जो नाम देते हैं दंड नीति के रूप में चर्चित करते हैं, लेकिन दंड उसमें ग्रंथ के अंतर्गत राज्य के संचालन के लिए जो नियम बताते हैं उसको राजधर्म का नाम देते हैं। ठीक, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल उन्होंने राजधर्म का नाम दिया है और ग्रंथ को दंड नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप देखते हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किस नीति से संबंधित है? कहते हैं युद्ध घोषित करके आक्रमण की तैयारी की नीति, युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति, पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई कर देना, शत्रु पर आक्रमण कर देना। 64 में बहुत बढ़िया। 64 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल 64 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। कहता है किस नीति से संबंधित है? ठीक, ध्यान रखना इस प्रिय विद्यार्थी। मंडल कहता है युद्ध घोषित करके आक्रमण की तैयारी, दूसरा युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी, पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई कर देना, शत्रु पर आक्रमण कर देना। कहते हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत की मंडल सिद्धांत किस नीति से संबंधित है? 64 में आप देखिए क्या हो सकता है। 64 में आप फटाफट आंसर करिएगा क्या होगा। 64 में आप ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किस नीति से संबंधित? युद्ध घोषित किए बिना ही आक्रमण की तैयारी करने की नीति है।
युद्ध घोषित किए बिना ही, युद्ध घोषित किए बिना ही आक्रमण करने की, आक्रमण की तैयारी की नीति है। अरे भाई सबसे बड़ी चीज है, मंडल सिद्धांत के आधार पर विदेश नीति डिस्टर्ब में स्थापित की जा रही है। और विदेश नीति स्थापित क्यों की जाती है? हम एक दूसरे से संबंध बनाते हैं ताकि जो दुश्मन राष्ट्र है हम उससे अच्छे तरीके से निपट सकें और एक बेहतर शांति व्यवस्था ला सकें। बिल्कुल इसको आप वी विकल्प के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में हम आगे। कहता है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन है, विदेश नीति है, न्यायिक नीति है, आर्थिक नीति है। आपको पता होना चाहिए 65 में अगर मैं गहराई से देखूं कि 65 में प्रिय विद्यार्थियों तो सीधे कहते हैं कि ये विदेश नीति से संबंधित है। जो मंडल सिद्धांत है, आप सभी लोगों ने आंसर भी किया कि मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। फिर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित सप्तांग के 7 अंगों में नहीं है? स्वामी, पुरोहित, पुर और कोश। स्वामी, पुरोहित, पुर और कोश 66 में। 66 में आप देखिए, 66 में आपको देखना है प्रिय विद्यार्थियों, 66 में आपको देखना है बेसिक रूप से। बिल्कुल ठीक, तो आप 66 वाले कॉन्सेप्ट में जब आएंगे तो सीधे आप पुरोहित को ट्रिक लगा रहे हैं। बिल्कुल सारे लोग पुरोहित को ट्रिक लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, सारे लोग पुरोहित को ही ट्रिक लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। आइए हम 67 के अंतर्गत चलते हैं। कहता है प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुसार जनता में मनु को क्या देने का वायदा किया जिसके बदले राज्य बना यह राजा बनना स्वीकार कर लें? फसल का 1/10 भाग, पशुओं का 1/50 भाग, पुण्य का 1/4 भाग, विवाह में अति सुंदर कन्याएं। चलिए सारे लोग आंसर करिए। 67 नंबर कॉन्सेप्ट है। कौन सी इन्होंने समझौते में क्या शर्तें मानी गई थी? आपको पता होना चाहिए चौथी शर्त गलत है प्रिय विद्यार्थियों, ये चौथी शर्त गलत है। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है। 1 2 3 बिल्कुल डी विकल्प सही है। कौन सही है? विकल्प डी सही है। और ये चौथा वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है ना। चलिए तो डी वाला विकल्प सही है। 68 में आइए। कहता है प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या था? राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, लोकतंत्र था, अल्पतंत्र था। 68 में बताइए, सारे लोग आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग फटाफट आंसर करिए। सारे लोग बता रहे हैं कि सर राजतंत्र था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी लोग बता रहे हैं कि राजतंत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कौटिल्य और मनु के अनुसार एक मंडल में कितने राजा होते हैं? चलिए 10 12 15 20। चलिए फटाफट बताइए, एक मंडल में कितने राजा होते हैं? एक मंडल में कितने राजा होते हैं? सारे लोग बिल्कुल देखेंगे अगर कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल 12 राजा हैं। बेसिक 4, उनसे जुड़े हुए कुल 12 और प्रकृतियां ले जाएंगे तो 72 हो जाती है ना। तो 12 इसके अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल 70 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। कहता है कौटिल्य और मनु के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? प्रजा के कर्तव्यों से है, धन दौलत के उत्पादन से है, दर्शन से है, इनमें सभी से है। चलिए सारे लोग बताइएगा 70 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो सकता है? बिल्कुल फटाफट आंसर करिए। 70 नंबर के क्वेश्चन में आंसर करते हुए क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों 70 नंबर के क्वेश्चन में? चलिए सभी लोग आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। 70 में वी आंसर आपका बन रहा है, बिल्कुल सही है, वी आंसर आपका बन रहा है। 70 में आंसर भी बन रहा है, बिल्कुल सही है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन बिल्कुल खत्म होता है। बहुत ही शानदार तरीके से सारे लोगों ने हल किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।